अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आरटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। नेक्स्ट समझते हैं पाइथन की दुनिया में वेरिएबल्स और कंटेनर्स। पाइथन की दुनिया में वेरिएबल्स और कंटेनर्स को कोर कंसेप्ट कहा जाता और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है, कंटेनर्स का कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमें यूज़र से डेटा उठाना होता है, डेटा उठा के कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। तो मान लें अगर आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वहाँ पर अकाउंट बनाया होगा तो आपसे ईमेल मांगा जाता और आपसे पासवर्ड मांगा जाता, या तो फिर शायद जेंडर भी आपसे मांगा गया होगा, एज, कंट्री। तो ये सारा डेटा वो उठा के स्टोर कहाँ करता है, वो उठा के स्टोर करता है वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स के थ्रू ही ये डेटा एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स स्टोर करते हैं। स्टोर करके फिर इन फ्यूचर हम इन्हीं डेटा को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट को वापस ओपन करना है तो आप सिर्फ वहाँ पे ईमेल देते हो और पासवर्ड देते हो, तो ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होने पे आपका अकाउंट वापस ओपन हो जाता है। और डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल होता है। जैसे कि मान लें अगर आप किचन की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे डब्बे आपको मिल जाएंगे। एक डब्बा होगा जिसमें शुगर, और शुगर के ऊपर एक लेबल होगा और उस लेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये शुगर का डब्बा है। सेम इसी तरह एक और डब्बा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, या एक लेबल होगा और लेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये साल्ट का डब्बा है। और सेम इसी तरह आपने पैकेट्स देखे होंगे मसाले के, जिसके ऊपर लेबल चिपका हुआ होता है कि ये बिरयानी का मसाला है, ये कबाब का मसाला है, ये कढ़ाई का मसाला है। और सेम यही कंसेप्ट उठाया गया है यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए, कि वेरिएबल्स भी बना के उसमें डेटा स्टोर करते हो और डेटा को लेबल देते हो, और उस लेबल के थ्रू आप उस डेटा को कॉल कर सकते हो, वापस रीयूज़ कर सकते हो। और अब देख लो, जैसे कि पाइथन की दुनिया में अगर हमें वेरिएबल बनाना है तो सिंपल आपको वेरिएबल नाम देना होगा, और नाम रूल्स को फॉलो करके, रूल्स पढ़ेंगे अभी, पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि a = 10। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अच्छा, अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो करता क्या है, सबसे पहले आपके कंप्यूटर से मेमोरी अलोकेट कर लेता है, मेमोरी उठा लेता है कुछ जगह आपकी मेमोरी से। मेमोरी में से जगह उठाने के बाद नेक्स्ट ये डेटा उठा के उस जगह में स्टोर कर लेता है। कहीं पे भी ये हो सकता, पर उस जगह में डेटा स्टोर करने के बाद नेक्स्ट उस जगह को रेफरेंस दिया जाता, और रेफरेंस के लिए ये नाम, और यहाँ पे आ जाएगा ये नाम। अब इन फ्यूचर जब भी आपको वो डेटा चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ए का यूज़ करोगे, ए से आपको ये वाली डेटा मिल रही होती। हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब अगर हम यहाँ पे नेम स्टोर करना चाहते हैं तो मैंने कहा नेम के लिए नेम लिख लो, और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, क्योंकि नेम टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंगल या तो डबल कोट्स में हम लिख रहे होते हैं। इसके रूल्स पढ़ने वाले कुछ देर बाद। सबसे पहले यहाँ पे एक नेम स्टोर करते हैं इस नेम वाले वेरिएबल में। सेम वही कंसेप्ट, मेमोरी एलोकेट किया गया, उसमें आया यहाँ पे नसीब खान, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आया नेम मतलब रेफरेंस, और जैसे ही इन फ्यूचर आपको ये नेम चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ नेम लिखोगे, नेम से इसके इनसाइड जो भी डेटा होगा वो डेटा आपको मिल रही होती। अब लास्ट टाइम हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, तो प्रिंट फंक्शन का काम था कुछ भी टर्मिनल में और कंसोल में प्रिंट करना। तो मान लें मुझे ये नेम प्रिंट करना है, पर अगर आप सिंगल कोट्स का यहाँ पे भी यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये नेम वेरिएबल की आप बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ आप नेम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक या तो फिर 3 डॉट्स, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इसे ओपन करके हमने इस प्रोग्राम को रन करना है। मैं लिखूँगा पाइथन, हमारे यहाँ पे फाइल है जिसका नाम PR लिखा, और शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे टेब की प्रेस करके, और जैसे इंटर करेंगे तो देख लो यहाँ पे नेम ही प्रिंट हुआ। अब डेटा तो आया नहीं है, तो डेटा अगर आप चाहते हो वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल का डेटा उठाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख लो, डबल कोट्स सिंगल कोट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस एक दफ़ा CLS करके प्रोग्राम को अप एरो और डाउन एरो से वापस अपने पुराने कमांड्स को यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये आ गया डेटा। अब अगर मुझे ये 10 चाहिए तो इसके लिए मैंने कहा A लिख लो, तो अब देख लो आपको 10 मिला। और अगर आप चाहते हो दोनों, तो दोनों के लिए आप डबल प्रिंट यूज़ कर सकते हो, या तो कोमा का यूज़ करके दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एक वेरिएबल प्रिंट होगा, ये दूसरा वेरिएबल प्रिंट होगा, और वापस यहाँ पे प्रोग्राम को चलाते इंटर, तो देख लो अब 10 भी प्रिंट हुआ और नसीब खान भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
तो कुछ इस तरह से पाइथन की दुनिया में आप वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो और कुछ इस तरह से आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये होगा कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कितने टाइप का ये डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इस वक्त टेक्स्ट स्टोर कर लिया, यहाँ पे नंबर स्टोर कर लिया, और कितने टाइप के डेटा होते हैं। तो चलो नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं डेटा टाइप्स। तो मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और डेटा टाइप्स यहाँ पे समझते हैं। पाइथन की दुनिया में दो टाइप के डेटा होते हैं और एक कहलाया जाता है जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, और इसे वैल्यू डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप भी कहा जाता। और दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसे आप सिंपल रेफरेंस डेटा टाइप या तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हो। अब सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं कहूँगा कि ये वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़, अगर आपने देखा कि एक वेरिएबल बना हुआ है और इसके सामने एक ही डेटा आपको दिख रही है तो समझ लो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इस लाइन को डिक्लेरेशन भी कहा जाता, तो ये डिक्लेरेशन भी आप समझ लो। डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल को बनाना, फंक्शन को बनाना। तो जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो उसे डिक्लेरेशन कहा जाता। नेक्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब उस वाले वेरिएबल को डेटा असाइन करके देना फर्स्ट टाइम। जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10। अब इस a का डेटा मैं इन फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 20। अब a में 20 आ चुका है, तो ये रे इनिशियलाइजेशन आप कह सकते हो इसे, या तो फिर रे असाइनमेंट आप इसे कह सकते हो। तो असाइनमेंट मतलब डेटा असाइन करके इसे देना। तो ये बेसिक से कीवर्ड्स थे जो आपको पता होना चाहिए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझते सबसे पहले कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉपी करने पे इसकी रियल वैल्यू कॉपी हो जाती है। प्रिमिटिव डेटा का जब भी आप डेटा कॉपी करते हो तो उसकी रियल वैल्यू कॉपी हो जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लें वो जो पीसीओ वाले होते हैं जिसके पास मूवीज़, वीडियोस, गेम्स वगैरह होते हैं, आप सिंपल एक यूएसबी उठा के उसके पास चले जाते हो। अगर आपको कोई मूवी चाहिए, कोई गेम चाहिए, तो यूएसबी उठा के आप उसकी तरफ चले जाते हो और यूएसबी उसे दे देते हो, और वो अपने कंप्यूटर से, मान लो यहाँ पे एक मूवी है उसका नाम मैंने 1 रखा, अगर ये मूवी वो आपकी यूएसबी में कॉपी पेस्ट करता है तो इसका मतलब वो मूवी वहाँ पे भी मौजूद है और आपकी यूएसबी में भी आ जाती है। अब आपकी यूएसबी में भी वो मूवी आ चुकी है, उसके कंप्यूटर में भी वो मूवी मौजूद है। इन फ्यूचर अगर आप वो मूवी देख रहे हो और वो यहाँ से वो मूवी डिलीट कर लेता है, तो क्या आपकी यूएसबी से वो मूवी डिलीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सेम एग्जांपल होता है प्रिमिटिव का। तो प्रिमिटिव में जब भी डेटा को आप कॉपी करते हो तो रियल डेटा कॉपी हो जाती है, पर जब भी आप डेटा में चेंज करते हो तो रियल डेटा में जिससे आपने कॉपी उठाया है उसमें चेंज नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देखने वाले फिलहाल यहाँ पे ये होता है प्रिमिटिव डेटा, और डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा होता है जिसमें पहला एग्जांपल आ जाता। अब देखने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा का। इसमें पहला आ जाएगा इंटीजर। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चले जाएंगे कोड की तरफ और पुराना कोड सारा उठा के डिलीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर को INT भी लिखा जाता, पूरा भी लिखा जाता इंटीजर, और इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू 1000। ये एक पॉजिटिव नंबर मैंने क्रिएट कर लिया। अब सेम इसी तरह एक नेगेटिव नंबर बना लेते, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे इसे नेगेटिव सिंबल और माइनस सिंबल दे देते। अब इन्हें प्रिंट करते, प्रिंट, और मैंने लिखा पॉजिटिव नंबर, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक टर्मिनल ओपन करने के लिए लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम इंटर, 1000 प्रिंट हुआ। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे -1000 भी प्रिंट करना है नेगेटिव इंटीजर को, तो यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव नंबर और फिर प्रिंट करते हैं वापस। तो देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो इसे, ये एग्जांपल था आपके पास इंटीजर का, और इसको हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, और ये बिलोंग करता है किसी से, प्रिमिटिव से। जैसे आपने देखा कि इस साइड पे आपके पास आ रहा है वेरिएबल का नाम और इस साइड पे एक सिंगल डेटा आ रही है, जाहिर बात है ये एक वैल्यू है और एक सिंगल वैल्यू आके स्टोर हो रही है एक वेरिएबल में, तो सिंपल आप इसे नेम दे दे कि ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोट। अब फ्लोट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट नंबर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 99.9 और इसके बाद इसे प्रिंट करते फ्लोट नम।
ये आपके पास बना फ्लोटिंग नंबर और फ्लोट डेटा टाइप। अब फ्लोट डेटा टाइप ज़ाहिर बात है पॉइंट में आ जाता, और सेम इसी तरह नेगेटिव भी होता है, और ये फ्लोटिंग नेगेटिव होगा। तो जब भी पॉइंट में डेटा आपको मिल जाती है पाइथन की दुनिया में, तो आप उसे फ्लोट डेटा टाइप कह सकते हो। फ्लोट और इंटीजर दोनों अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा कौन सा स्टोर है वेरिएबल में, तो उसका टाइप फाइंड करने के लिए इनबिल्ट हमें टाइप फंक्शन मिल जाता पाइथन की दुनिया में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a=10। अब इसका टाइप क्या होगा, तो इसे फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट और फिर टाइप फंक्शन। प्रिंट करेंगे टाइप फंक्शन को, पर हाँ टाइप फंक्शन करेगा क्या, तो मैंने कहा हाँ ये इसका टाइप हमें फाइंड करके दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो सबसे पहले ए का टाइप फाइंड करके दे दो, और इसके बदले में हमें टाइप मिल जाएगा, और उसके बाद प्रिंट फंक्शन उसे प्रिंट करेगा। तो इस वक्त हम दो फंक्शंस का एक साथ यूज़ कर रहे हैं, एक के थ्रू हम टाइप फाइंड कर रहे हैं और दूसरे के थ्रू हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वापस पाइथन, और प्रोग्राम का नाम इंटर करेंगे, तो देख लो यहाँ पे हमें इंटीजर मिल चुका है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसका डाटा चेंज करते हैं, जैसे कि a=, और यहाँ पे लिखते हैं अपना नाम, अब इसका टाइप क्या होगा, ये स्ट्रिंग हो चुका है। अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं वापस, तो देख लो str स्ट्रिंग हो चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=99.9, अब इसका टाइप क्या होगा, तो टाइप पर चेंज हो चुका होगा। तो वापस प्रिंट करते हैं इसे, तो देख लो इस दफ़ा इसका जो टाइप है वो फ्लोट बन चुका है। तो कुछ इस तरह से आप डेटा का टाइप इजीली फाइंड कर सकते हो। इन फ्यूचर हम इनपुट उठाएंगे यूज़र से, और हमने फिर चेक भी करना है कि यूज़र का जो इनपुट हमारे पास आ चुका है वो इनपुट किस टाइप का है। वो फाइंड करने के लिए हम टाइप फंक्शन का बार बार यूज़ करने वाले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग को समझते हैं। तो स्ट्रिंग को पाइथन की दुनिया में अगर आपको एक कैरेक्टर लिखना है, सेंटेंस लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पर स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं str, शॉर्ट में स्ट्रिंग, और इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पर याद रख लो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे जो हम आगे पढ़ने वाले। इस साइड पे देख लो कि स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा कि अगर आप सिंगल कोट्स का यूज़ करके ये लिखते हो, ये एक स्ट्रिंग है। कैसे पहचाना जाता स्ट्रिंग को, इसके थ्रू, सिंगल कोट्स। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे अगर आपको दिख जाता है डबल कोट्स, इसके दरम्यान में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, पर याद रख लो ये नंबर नहीं है। ये क्या होगा, फिर डबल कोट्स में आ रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट str3=, अगर मैं ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करूँगा, और इसमें एंटर्स भी अलाउड है, आप इसमें एंटर करके आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसे दे सकते हो, जैसे कि दिस इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और नेक्स्ट और लास्ट, आप इसी तरह str4=, सिंगल ट्रिपल कोट्स के थ्रू भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग को डोनेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ये फिर स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। अब इन्हें प्रिंट करना है तो इजी है। अगर मैं str3 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, मुझे str3 को प्रिंट करना है, और यहाँ पे प्रिंट करते str3 को, तो देख लो यहाँ पे मल्टी लाइन ऑफ स्ट्रिंग हमें मिल रहा होगा। और अगर हम str2 को प्रिंट करते हैं, तो ये str2 प्रिंट हो रहा है। और अगर आपको इसका टाइप फाइंड करना है, तो इसे बंद कर लो। किस चीज़ में बंद करना है, टाइप फंक्शन में। तो मतलब ये डेटा हमने उठा के, ये वेरिएबल उठा के टाइप फंक्शन को दे देंगे, और अब जब फाइंड करेंगे इसका टाइप, तो हमें कहा जा रहा है कि ऊपर तो आपको दिख रहा है str2 में क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, पर रियल में ये क्या है, str है, मतलब स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका मतलब इसके साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये तीन निशानी है आपके पास स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को समझने के बाद नेक्स्ट समझते हैं बूलियन को। तो बूलियन हम कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये दो कीवर्ड्स हमेशा याद रखो। तो अगर हम लिखते हैं इज़ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है, ट्रू, यस वो स्टूडेंट है, और प्रिंट करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ इस स्टूडेंट का। इस स्टूडेंट का टाइप क्या होने जा रहा है, तो इसके लिए वापस हम अपना प्रोग्राम इंटर
तो यहाँ पे हमें क्या आ जा रहा है कि ये बूल है, बूल स्टैंड फॉर बुलियन, बूल स्टैंड्स फॉर बुलियन। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और कीवर्ड है फॉल्स नाम का, और इसका भी वही सेम डेटा टाइप आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे समझने वाले हैं नन को। तो जब भी आपने किसी भी कंटेनर को और वेरिएबल को खाली रखना है तो खाली रखने के लिए हम नन डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेटा, क्या डेटा इसमें मौजूद है? नन, बिल्कुल नहीं, डेटा नहीं है इस वाले कंटेनर में। या तो फिर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि सेलेक्टेड प्रोडक्ट नन। फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, इन फ्यूचर अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट होती है तो उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे कि माउस उसने सेलेक्ट कर लिया तो फिर माउस का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो अगर हम इसका डेटा टाइप फाइंड करना चाहते तो वैसे तो इसमें आ गया ये स्ट्रिंग, हम यहाँ पे लिखते हैं नन, और मुझे इसका डेटा टाइप फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट टाइप, और मुझे सेलेक्टेड प्रोडक्ट का टाइप बता दो। तो इसका डेटा टाइप हमें नन टाइप मिल जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइट्स को। और बाइट्स जैसे कि हर एक कैरेक्टर के पीछे एक कोड होती है, और सेम इसी तरह बाइट कोड होता है, और बाइट कोड के थ्रू हम कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उसका एक बाइट कोड है, और फिर बाइट कोड को कन्वर्ट किया जाता मशीन कोड में। तो हम यहाँ पे बाइट कोड में अगर कुछ दिखाना चाहते हैं पाइथन की दुनिया में तो इसके लिए लिखते हैं बी इक्वल्स टू बी और डबल कोड्स, और अगर मैं इसमें लिखता हूँ हेलो। अब वैसे यहाँ पे हेलो और हेलो डायरेक्ट ही प्रिंट होगा क्योंकि ये कोड नहीं है। अगर हमें कोड देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइट्स, बाइट्स मतलब मल्टीपल, हमने यहाँ पे कोड देने हैं कुछ करेक्टर्स का। और जैसे कि पहला करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा ए, और ए के लिए बाइट कोड में 65 लिखा जाता, और बी के लिए बाइट कोड में 66 लिखा जाता, और सी के लिए बाइट कोड में 67 लिखा जाता। और अब अगर हम इसे प्रिंट करते बी को, तो बी में 65 के बदले 66 के बदले और 67 के बदले हमें यहाँ पे मिलने वाला है ABC। अच्छा, तो अगर हमने इसका टाइप फाइंड करना है तो वापस अब इसका टाइप हमें मिल जाएगा बाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप लिखते हैं बी इक्वल्स टू और लिखते हो 2 + 2 तो ये बन जाता है 4, और ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। पर अगर आप इसके साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इसके साथ करेक्टर्स ऐड करते, मैंने यहाँ पे लिखा जे, तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, इसका टाइप देखते हैं। हाँ, इसे साइंस में और मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता, पर फिलहाल हमने इसका टाइप देखना है तो टाइप यहाँ पे देख लेते, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो इस वक्त आप पढ़ चुके हो इंटीजर, लिखते हैं इंटीजर। प्रिमिटिव डेटा टाइप यही थे, ख़त्म हो चुके। एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज करते। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, पहला था आपके पास इंटीजर, दूसरा था स्ट्रिंग, तीसरा था फ्लोट, 4 था बूल और बुलियन, 5 था नन, 6 नंबर पे हमने पढ़ा बाइट्स को, और 7th नंबर पे हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स को। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव का डेटा कॉपी करने पे रियल डेटा कॉपी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या था? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू और मैंने लिखा 10। अच्छा, b इक्वल्स टू a। अच्छा, b के पास किसका डेटा है? तो हम कहेंगे a का डेटा है। a का डेटा b के पास कॉपी हो चुका है, तो दोनों के पास इस वक्त 10 होगा। तो एक दफ़ा देखना भी चाहेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। मुझे a को भी प्रिंट करना है, b को भी प्रिंट करना है। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक दफ़ा दोनों को, तो 10 मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे a का डेटा चेंज करता हूँ, जैसे कि a का डेटा मैंने कर लिया 20, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या b का डेटा भी चेंज हो चुका होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि b का डेटा a से कॉपी किया गया है। a से कॉपी करने के बाद अब रियल कॉपी इसके पास भी है, रियल कॉपी a के पास भी है। तो a के पास खुद का 10 है, b के पास खुद का 10 होगा। तो जैसे ही आपने a के साथ चेंज कर लिया तो a का जो 10 है वो चेंज हो चुका है 20 में, पर b के पास अब भी वही सेम 10 है। अब अगर हम वापस प्रिंट करते इसे, तो देख लो, जो a है वो यहाँ पे 20 दिखा रहा है आपको, और जो b है वो यहाँ पे आपको
10 दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से प्रिमिटिव डेटा को जब भी आप कॉपी करते हो तो उसमें रियल डेटा ही कॉपी हो जाती है, और इन फ्यूचर अगर आप इस वाले डेटा को चेंज करते हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपके पास यहाँ पे कॉपी में भी चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे कोई आपको ये कंफ्यूज भी कर सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a = 20। अब यहाँ पे ए के पास एक दफ़ा यहाँ पे 10 था और फिर ए के पास आया 20। अब जो यहाँ पे हम कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी में जैसे कि बी के पास ए का डेटा तो आ रहा है, तो ए का कौन सा डेटा आ रहा होगा, बी के पास 10 या तो 20। तो लास्ट जो भी डेटा होगा इस वेरिएबल के पास वही कॉपी होके आ जाती है इसके पास। तो इस वक्त बी के पास 20 है, ठीक है। अब वापस आप ए को कह रहे हो 20 स्टोर कर लो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे भी 20 था इसके पास, यहाँ पे भी 20 है, पर अगर हम यहाँ पे चेंज करते इसे, मान लें मैंने 30 कर लिया। अब चेंज किस में हो चुका होगा, तो मैंने कहा ए में चेंज हो चुका होगा। तो ए के पास जो 20 है वो बन चुका है 30, पर बी के पास जो ए का कॉपी है वो अब भी वही सेम 20 रहेगा। एक दफ़ा फिर इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो देख लो, ए के पास यहाँ पे चेंज हो चुका है डेटा, 30 आ रहा है, और बी के पास अब भी उसका खुद का 20 जो कि इसने कॉपी किया है ए से। अब वेरिएबल्स को नाम देते वक्त कुछ सिंपल से रूल्स देख लेते हैं। और जब भी आप वेरिएबल को नाम देते हो तो ये भी एक किस्म का स्किल और आर्ट होता है, क्योंकि अच्छे प्रोग्रामर्स वही होते हैं जो वेरिएबल्स के लिए अच्छे नाम रखते, उनका कोड इजी होता है समझना और इजी होता है पढ़ना। तो हम यहाँ पे वेरिएबल के रूल्स देखते हैं कि वेरिएबल को नाम देते वक्त हमें किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन सा बेस्ट वे होता है। तो सबसे पहले वेरिएबल के जो नाम है वो आप ए से लेकर जेड तक लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अल्फ़ाबेट सारे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कैपिटल ABC हो या तो छोटी ABC हो। नेक्स्ट, अगर आपको सिंबल्स यूज़ करने हैं तो सिंबल में आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल के नाम में लेटर्स भी आ सकते, वेरिएबल के नाम में नंबर्स भी आ सकते, और सिंबल की शक्ल में सिर्फ आप उसमें यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर का। इसके अलावा जो वेरिएबल के नाम है वो होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर आप लिखते हैं एज तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा एज का। अगर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो एक दफ़ा यहाँ पे ये 3 केस और 4 केस आप याद रख लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज = 20, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज = 30। क्या अब एज में 30 स्टोर है या 20 स्टोर है, तो मैं कहूँगा इन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगा। तो एक दफ़ा यहाँ पे मेमोरी में जगह लिया जाएगा, उसमें 20 स्टोर होगा और उस जगह का नाम होगा एज, छोटी BC में और छोटी ए के साथ एज। फिर एक और जगह उठाया जाएगा उसमें 30, और फिर इस जगह का नाम होगा कैपिटल ए के साथ एज। अब दोनों को प्रिंट करोगे तो दोनों आपको अलग अलग टाइप का डेटा देगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, वेरिएबल के जो नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम नेम स्टोर कर रहे हैं तो नेम के लिए कुछ इस तरह का वेरिएबल नाम हम उठा सकते हैं। अगर हम ईमेल उठा रहे हैं तो ईमेल के लिए कुछ इस तरह से हम वेरिएबल का नाम उठा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वेरिएबल के जो नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर वेरिएबल के नाम में डबल वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। तो हम स्नैक केस का यूज़ कर सकते हैं। स्नैक केस कुछ इस तरह से लिखा जाता, और फर्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखते फर्स्ट नेम, अब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए दरमियान में स्नैक केस मतलब अंडरस्कोर दरमियान में यूज़ करके ये बन जाता है स्नैक केस। और कुछ इस तरह से हम मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस। और वेरिएबल के नाम में अपने कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। कीवर्ड्स जैसे कि अभी आपने पढ़ा ट्रू, अगर मैं ट्रू लिखता हूँ और इसमें नेम स्टोर करता हूँ या नंबर स्टोर करता हूँ तो ये गलत रहेगा, इससे हमें एरर मिलने वाला, क्योंकि ट्रू का कुछ स्पेशल मतलब होता है पाइथन की दुनिया में, तो इसे हम वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। सेम इसी तरह आपने एक और कीवर्ड पढ़ा जिसका नाम था फॉल्स, और इस तरह के और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इन फ्यूचर आप एक्सप्लोर करोगे तो उन कीवर्ड्स को आपने एज अ वेरिएबल नाम कभी भी यूज़ नहीं करना। और वेरिएबल के जो नाम है वो कभी भी आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ नेम 1 और इसमें ये स्टोर करते तो ये बिल्कुल वैलिड होगा, पर अगर मैं लिखता हूँ 1 नेम, इसका ना ही कोई मतलब बनता है और देख लो ये हमें एरर भी दे रहा है। पर कभी भी आपने स्टार्ट में वेरिएबल के नाम में नंबर यूज़ नहीं करना, और वेरिएबल के नाम में स्पेस भी एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट नेम =, और इसे यहाँ पे नाम दे देते, देख लो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा। इसका मतलब कि आप 2 वेरिएबल्स बना रहे हो, और अगर हम यहाँ पे दरम्यान में कोमा यूज़ करते तो ये एक वेरिएबल और फर्स्ट में आ चुका है नसीब, और यहाँ पे कोमा यूज़ करके और नेम में आ चुका है यहाँ पे खान। इसका मतलब कि आपने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक वेरिएबल ये बनाए, एक वेरिएबल ये बनाए। पर अगर हम ये कोमा हटाते हैं
और ये समझते। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोमा में हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप कह रहे हो कि फर्स्ट नेम ये एक वेरिएबल का नाम है और इसमें ये स्टोर किया जाए। ये गलत है क्योंकि आप दरम्यान में स्पेस का यूज़ करते हो और स्पेस एक्सेप्टेड नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो वेरिएबल के नाम में स्पेस को आपने अवॉइड करना है। अब ये स्पेस ख़त्म करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के केसेस में अभी पढ़ाऊंगा। अब वेरिएबल के नाम में कभी भी आपने स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं करने। स्पेशल सिंबल सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर, जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये बिल्कुल ठीक है और इसमें हम यहाँ पे इसे वापस नेम दे देते हैं। पर अगर आप ये लिखते हैं फर्स्ट एट द राइट नेम, ये गलत होगा। अगर आप ये लिखते हैं ये गलत होगा। तो अब स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट अंडरस्कोर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ नहीं करना है वेरिएबल के नाम में। हमेशा अपने मीनिंगफुल नाम वेरिएबल के लिए रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि नेम इक्वल्स टू, और इसमें यहाँ पे आ जाएगा ये नाम कुछ इस टाइप के। ये अवॉइड करना है कि आपने यहाँ पे लिखा एन, अब इसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो अपने हमेशा मीनिंगफुल नाम देना है हमेशा वेरिएबल को, और कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नाम आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। स्पेशल सिंबल्स को अवॉइड कर लो और कभी भी अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करना किसी भी नंबर से, और वेरिएबल के नाम के बीच में आपने कभी भी स्पेस को यूज़ नहीं करना है। और अगर आप वेरिएबल के नाम में कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू ये, तो इसको भी अवॉइड कर लो। अब कैपिटल की भी यूज़ कर रहे हो, छोटी बी सी यूज़ कर लो। वेरिएबल के नाम में हम हमेशा छोटी बी सी का यूज़ करते हैं, पर जब हम क्लासेस बनाते हैं तो फिर क्लासेस में हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये वेरिएबल आ रहा है, ये क्लासेस आ रहा है। जब भी मल्टीपल वर्ड्स का आपने वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप के केसेस मिल जाते हैं, जिसमें पहला केस होता है जिसे हम कहते हैं स्नैक केस। स्नैक केस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और उसमें कुछ भी डेटा आ सकता है। और जैसे कि मैंने लिखा यूज़र नेम, ये बन गया यूज़र का नाम, और नेक्स्ट मैंने लिखा टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स हम यहाँ पे स्टोर करते हैं 900। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अंडरस्कोर। तो इस टाइप के चीज़ों को लिखने का जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं स्नैक केस, कि आप चीज़ों को स्नैक केस में लिख रहे हो। एक होता है कैमल केस, और कैमल केस में हम कुछ इस तरह से चीज़ें लिख रहे होते, और ये बन गया कैमल केस। इसमें कुछ भी डेटा आ सकता है, जैसे कि मैंने लिखा ट्रू। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैमल केस में जैसे कि फुल नेम, और इसमें मैंने अपना नाम लिख लिया, और अगर हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, और इसमें लिख लेते हैं 900 वापस। तो जब भी आप स्टार्टिंग वर्ड छोटी बी सी में लिखते हैं, नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग लेटर बड़ी बी सी में लिखते हैं, तो इस टाइप के केस को हम कैमल केस कहते हैं, और इसे सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता, पर पाइथन में सबसे ज़्यादा हम फॉलो करते हैं स्नैक केस को ही। नेक्स्ट आ जाता है पास्कल केस, और पास्कल केस में हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर बड़ी बी सी में होता है। जैसे कि मैं लिखा क्लास, और फिर लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, रिकॉर्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा पास। ये हमने एक क्लास बना लिया, और पास्कल केस को सबसे ज़्यादा क्लासेस में ही यूज़ किया जाता। इससे आप फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन से आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं और कौन से आपके पास क्लासेस आ रहे हैं। तो पास्कल केस में यहाँ पे देखा जाए तो हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर बड़ी बी सी में कुछ इस तरह से लिखा जाता। अब कबाब केस भी होता है जिसे CSS में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट नेम। तो ये होता है कबाब केस, पर हाँ कबाब केस को हम इसमें अवॉइड करेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी भी कबाब केस को सपोर्ट नहीं करते। अब कुछ 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं कि गुड वेरिएबल नेम्स कैसे दिखते हैं। तो मैंने लिखा स्टूडेंट एज, यहाँ पे लिखते हैं 20। मैंने लिखा टोटल प्राइस, और यहाँ पे इसे दे देते हैं 99.9, और नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इज़ लॉग्ड इन, और इसमें हम ट्रू कीवर्ड दे देते हैं इसे। तो देख लो ये यहाँ पे क्लियर मीनिंग दे रहे हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा आ रहा है, और यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं स्नैक केस, और वेरिएबल्स क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। अब बैड एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह के 3। तो बैड एग्जांपल क्या होंगे, तो मैं कहूँगा कि बैड एग्जांपल में सबसे पहले जैसे कि 1 एज इक्वल्स टू 20, ये बैड एग्जांपल होगा। x इक्वल्स टू 499, ये बैड एग्जांपल होगा या तो 99.9। और एक और बैड एग्जांपल जो कि ये रहेगा स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 20, और या तो बैड एग्जांपल ये रह सकता है कि इंट इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट वाले लाइन में आप यहाँ पे स्टार्ट में नंबर यूज़ कर रहे हो जो कि अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे नॉन मीनिंगफुल करेक्टर आप यूज़ कर रहे हो x,
99.9 किस टाइप की वैल्यू है समझ नहीं आ रही। और नेक्स्ट आप यहाँ पे पास्कल केस का यूज़ कर रहे हो जो कि यूज़ किया जाता है क्लासेस के लिए। और नेक्स्ट आप यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो। इंट एक कीवर्ड है और लास्ट टाइम आपने डेटा टाइप्स देखा था, उन डेटा टाइप्स का जो भी टाइप हम फाइंड कर रहे थे जो आपको टर्मिनल में दिख रहे थे उन कीवर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। तो उनमें से एक कीवर्ड हमने उठाया इंट डिफाइन इंटीजर। तो कभी भी आपने इंट कीवर्ड, बूल कीवर्ड और str, सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स, तो जितने भी कीवर्ड्स आपने प्रिमिटिव में देखे उनको भी अवॉइड करना है। उनको भी कभी भी इस तरह एज अ वेरिएबल नाम यूज़ नहीं करना है। वैसे हम वेरिएबल के नाम के साथ प्रीफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3 एग्जांपल देख लें। यहाँ पे मैंने लिखा वैलिड, पर इससे बेहतर हम ये प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं हर एक वेरिएबल के साथ। जहाँ पे हम लिखते हैं इज़ लॉग्ड इन, इज़ वैलिड, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इज़ वैलिड, तो ये एक पूरा मीनिंगफुल बन जाता है। और सेम इसी तरह अगर हम लिखते हैं काउंट, तो सिर्फ काउंट या तो पेयर हम सिर्फ लिखते हैं आइटम्स, तो ये थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे साउंड करेगा। पर अगर हम लिखते हैं काउंट आइटम्स, तो हमने यहाँ पे काउंट को प्रीफिक्स समझा और आइटम्स उसके साथ यहाँ पे वर्ड कंबाइन करके एक वेरिएबल का नाम क्रिएट कर लिया। सेम इसी तरह अगर हम लिखते हैं सिर्फ अमाउंट और फिर यहाँ पे लिखते हैं मान लो 99,999, पर इसके साथ अगर हम प्रीफिक्स कंबाइन करते हैं जैसे कि टोटल, देख लो थोड़ा सा अच्छा सा ये वेरिएबल नाम और मीनिंगफुल वेरिएबल नाम क्रिएट होके आ जाता है। नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग को। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स में हमने यहाँ पे इसमें डेटा स्टोर कर लिया और मान लो ये पूरा डेटा मुझे यूज़ नहीं करना, इसमें से कुछ लेटर्स निकालने। वैसे अगर आप प्रिंट करते इसे, मैंने यहाँ पे लिखा चैनल नेम और इसे यहाँ पे रन करते हैं तो ये पूरा डेटा हमें दे रहा है। पर मान लो इस डेटा में से हमें कुछ लेटर्स निकालने, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेमोरी में से इतना जगह लिया होगा, मतलब छोटा सा जगह लिया होगा इंटरप्रेटर ने, और उस जगह का नाम ये होगा, ये रेफरेंस होगा उस जगह का, और उस जगह में ये डेटा स्टोर होगा मेमोरी के उस लोकेशन पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेमोरी के लोकेशन में जो भी रेफरेंस होगा, यहाँ पे जो भी नाम हमने दिया है, यहाँ पे ये नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा का हर एक लेटर एक बॉक्स में रखा गया और उस बॉक्स का एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है n और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0। यहाँ पे आ जाएगा a, उसका इंडेक्स नंबर होगा यहाँ पे 1। तो इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 और इसका लास्ट तक चला जाता है। पर मान लो मुझे इसमें से सिर्फ n निकालना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं 0। मतलब कि सिर्फ इसमें से n निकाल कर मुझे दे दो, तो हमें सिर्फ n मिल जाएगा। और अगर मुझे इसमें से s निकाल लो तो s आ जाता है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड इंडेक्स नंबर पे, वैसे पोजीशन थर्ड होगा पर इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो ये सेकंड इंडेक्स नंबर पे आ जाता है। तो हम जैसे प्रिंट करेंगे तो देख लो s मिल रहा है। और सेम इसी तरह अगर आप उल्टे साइड से इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर हम माइनस में वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा -1 और अब इसे प्रिंट करते हैं तो देख लो हमें यहाँ पे ओ मिल रहा है। और अगर आप इसमें से मल्टीपल लेटर्स निकालना चाहते हो, जैसे कि मुझे नसीब पूरा इससे निकालना है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट कर लो और फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। पर अगर आप 5 बताते हो तो इसका मतलब b रह जाएगा, पर अगर आप 6 बताते हो तो इसमें ये 6 शुमार नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6। और अब वापस इसे प्रिंट करते तो देख लो हमें पूरा नसीब निकाल के ये दे चुका है। अब यहाँ पे वन साइड भी बता सकते हो, जैसे कि अगर मैं सिर्फ लिखूँगा :6, तो मैंने कहा कि 6 तक आपको जाना है, पर स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। अब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सेम इसी तरह अगर हम सिर्फ इसे स्टार्ट बता दें, तो मैं यहाँ पे इसे ख़त्म करके ये साइड बता रहा हूँ इसे 0, तो अगर हम 0 लिखते हैं तो मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा पर हाँ एंड तक चला जाएगा। तो अब भी आपको ये पूरा नसीब कोड स्टूडियो प्रिंट करके दे रहा होता है। और सेम इसी तरह अगर मैं स्टार्ट इसे दे देता हूँ 6, तो ये अब भी ये एंड तक जाएगा पर स्टार्ट लेगा 6th इंडेक्स नंबर से। और सेम इसी ही अगर हम माइनस वैल्यू दे देते हैं इसे, मान लें मैंने यहाँ पर लिखा -6 से स्टार्ट कर लो, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये -6 से स्टार्ट करेगा, हाँ लास्ट तक चला जाएगा। अब इसे प्रिंट कर लो तो देख लो स्टूडियो निकल के आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे दोनों ही साइड ना बता दें, ना ही स्टार्ट बताए ना ही एंड बताए, सिर्फ कोलन यूज़ कर ले, तो इसके थ्रू स्ट्रिंग की कॉपी बनाई जाती और यहाँ पे अब भी आपके पास पूरा स्ट्रिंग निकल के आ जाता है। और ये था स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। पर अगर हमें इस स्ट्रिंग का पूरा लेंथ फाइंड करना है कि इसमें ओवरऑल कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम एक और फंक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका नाम होगा
लेन। लेन फंक्शन का काम है लेंथ आप फाइंड करके आपको दे देना। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं तो कहा जा रहा है कि चैनल नेम जो आपके पास वेरिएबल है इसमें ओवरऑल 16 कैरेक्टर्स आ रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं एस्केप सीक्वेंस को, और एस्केप सीक्वेंस के थ्रू हम दरमियान में कोई भी चीज़ एस्केप करवा सकते हैं स्ट्रिंग में। जैसे कि यहाँ पे हमने डबल कोट से स्ट्रिंग को स्टार्ट कर लिया और डबल कोट से स्ट्रिंग को ख़त्म कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे दरमियान में भी मुझे डबल कोट को यूज़ करना है। अब ये जो डबल कोट है ये दरमियान में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरप्रेटर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे तो आपने स्टार्ट ले लिया, इस पॉइंट पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ आपका स्ट्रिंग, पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और इसके बदले हमें एरर मिलेगा। पर अगर हमें सेम काम करना है तो इसके लिए दो तरीके होंगे। सबसे पहले आपने सिंगल कोट देखा, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर लो। सिंगल कोट्स का यूज़ करके आप दरम्यान में डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे दरम्यान में सिंगल कोट यूज़ करना है तो फिर बाहर आपको डबल कोट्स यूज़ करना होगा। पर अगर ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे आपको इनसाइड सिंगल कोट्स भी यूज़ करना है, डबल कोट्स भी यूज़ करना है, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्किप सीक्वेंस का। अब स्किप सीक्वेंसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला देख लो कि अगर मुझे इसे स्किप करवाना है तो इसके जस्ट आगे हम यहाँ पे स्लैश लगा सकते हैं, ये वाला स्लैश जिसे बैक स्लैश कहा जाता। तो हम यहाँ पे ये जो डबल कोट्स है इसे स्किप करवा रहे हैं और इसे ट्रीट करवा रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पर प्रिंट भी तो करना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट में हम यहाँ पे लिखते हैं कोर्स और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे ये रन हो रहा है और हमें दरम्यान में डबल कोट्स मिल रहे हैं। और सेम इसी तरह अगर सिंगल कोट होगा तो हम यहाँ पे सिंगल कोट लिख सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आपको स्लैश यहाँ पे दरम्यान में यूज़ करना है, वैसे स्लैश यूज़ करोगे तो ये भी मिल जाता है, पर यहाँ पर डबल स्लैशेस यूज़ किया जाता क्योंकि एक स्लैश को हम दरम्यान में स्किप करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को वापस रन करते हैं तो देख लो हमें दरम्यान में सिर्फ एक ही स्लैश मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे न्यू लाइन से अपने स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, दरम्यान में ब्रेक करना है स्ट्रिंग को, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन के लिए एन का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब न्यू लाइन कि पाइथन को एक लाइन में लिखो और प्रोग्रामिंग को दूसरी लाइन में लिखो। और अब वापस इसे रन करते हैं तो ये बन गया आपका स्ट्रिंग ब्रेकर। इसके थ्रू आपने स्ट्रिंग को ब्रेक कर लिया और यहाँ पे हम ये स्पेस ख़त्म करते हैं तो ये बिल्कुल टच ही दूसरी लाइन में पहले वाले वर्ड के साथ आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का जब भी कुछ दिखे आपको पाइथन की दुनिया में कि स्लैश लगाया गया आगे कुछ आ रहा है तो समझ ले ये स्किप सीक्वेंस होता है। तो ये जो दरम्यान की चीज़ है इसे हम सपोर्ट करवा रहे हैं, इसके थ्रू लाइन चेंज होगा या तो कोई सिंबल जो कि डायरेक्टली यहाँ पे दरम्यान में सपोर्ट नहीं होता तो उस चीज़ को स्किप करवा के हम यहाँ पे सपोर्ट करवाते और इसी चीज़ को पाइथन की दुनिया में या तो प्रोग्रामिंग में स्किप सीक्वेंस कहा जाता। अब यहाँ पे जो भी कोडिंग हम करते जा रहे हैं पर कोडिंग में नोट्स नहीं है तो कोड्स मज़े का नहीं दिख रहा। तो जब भी आप कोड लिखते हो, इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी भी कंपनी के लिए या तो फिर आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आप जो भी कोड लिखते हो उसे डिफ़ाइन भी करना होता है। तो डिफ़ाइन करने के लिए या कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कोड को एग्जीक्यूशन से रोकने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं कमेंट्स का। तो जैसे मुझे अगर ये वाली जो लाइन है ये नहीं चलानी पर डिलीट भी नहीं करना तो हम इसे कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। तो पाइथन की दुनिया में दो टाइप के कमेंट्स होंगे, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। अगर हम इसके सामने सिर्फ पाउंड का सिंबल लगा लेते तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये रन नहीं होगा, ये यहाँ पे रुक चुका है। अगर हम अब वापस यहाँ पे ट्राई करते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने का तो देख लो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि प्रिंट वाली लाइन को हमने डिसेबल कर लिया। डिसेबल करने के लिए हमने कमेंट का यूज़ कर लिया। तो कुछ इस तरह से पाइथन में कमेंट को लिखा जाता। और मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं जिसमें हम ये यूज़ करते। हाँ, ये स्ट्रिंग है पर अगर आप किसी वेरिएबल को ये डेटा नहीं देते तो फिर हम इसे कमेंट की तरह यूज़ कर रहे होते। जैसे कि मैंने लिखा मल्टी लाइन कमेंट। इस वाले सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल//। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल// यूज़ कर लो तो कमेंट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। लास्ट यहाँ पे समझते हैं स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट किया जाता। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के आपको दो तरीके मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका कॉन्केटिनेशन होता है। कॉन्केटिनेशन मतलब कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हो, एक बना रहे हो। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे हम लिखते हैं नसीब और फिर लिखते हैं नेक्स्ट लास्ट नेम और यहाँ पे लिख लेते हैं खान। अब यहाँ पे हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग उठाए और इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल नेम
इक्वल्स टू फर्स्ट नेम कंबाइन किया जाए लास्ट नेम के साथ। उसका मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम कॉन्केटिनेशन करते हैं, बिल्कुल यही होता। और जब भी आप टेक्स्ट के साथ प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो इसे कॉन्केटिनेशन कहा जाता। कॉन्केटिनेशन मतलब कि लेफ़्ट साइड को आप कंबाइन कर लो राइट साइड के साथ। और अब हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे फुल नेम को, तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है नसीब खान। अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए यहाँ पे 3 तरीके होंगे। पहला स्पेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्पेस, या तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्पेस, या तो फिर स्पेस को यहाँ पे कॉन्केट करवा दो, जैसे कि डबल कोट्स और इसके बीच में स्पेस दे दो। और स्पेस देने के बाद अब वापस जब इसे रन करोगे तो देख लो यहाँ पे बीच में आपको स्पेस भी मिल रहा होगा। तो ये पहला तरीका है। अगर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन लेंथी हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे नाम दे देते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे एज दे देते हैं इसे। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैसेज हमें प्रिंट करना है। मैसेज जैसे कि माई नेम इज़ नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। ये मैसेज है, ये हमें प्रिंट करना है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि हमें नेम की जगह पे और एज की जगह पे ये डेटा चाहिए जो इन वेरिएबल्स में आ रहा है। अब ये डेटा यहाँ पे कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैसेज ही लिखेंगे। अब इसके लिए आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में देखोगे तो बहुत गड़बड़ बच जाएगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे, उसके जस्ट बाद यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे, फिर प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे डबल कोट्स। डबल कोट्स तो ये आ रहे थे पर हमने इसे सिर्फ स्टार्ट करवाना था। अब वैसे इसे देखा जाए तो आप कह रहे हो कि इस वाले स्ट्रिंग को कंबाइन कर लो इस वेरिएबल के साथ, फिर कंबाइन कर लो इस स्ट्रिंग के साथ, फिर कंबाइन कर लो इस वेरिएबल के साथ, फिर कंबाइन कर लो इस स्ट्रिंग के साथ। हाँ, यहाँ पे इसमें आपको एक एरर भी मिलेगा क्योंकि ये नंबर है और नंबर में जब भी आप प्लस यूज़ करते हो तो वहाँ पे कैलकुलेशन आती है, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन आता है, तो इसके बदले हमें एक एरर भी मिलने वाला है और ये बन जाता है आपके पास टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो आप यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए हम इसे डबल कोट्स में बंद कर सकते। इन फ्यूचर हम टाइप कन्वर्जन पढ़ लेंगे कि आप कैसे एज का टाइप कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे इजी है, आप इसे सेलेक्ट कर लो यहीं पे ही और str लिख लो और इसके दरम्यान में एज दे दो और ये एज वापस अगर हम विदाउट डबल कोट लिखेंगे, जैसे कि मैं ये डबल कोट्स इससे हटा रहा हूँ, अब वापस इस प्रोग्राम को रन करते तो देख लो हमें करेक्ट मैसेज मिल रहा है। पर यहाँ पे ये क्या किया हमने, इसे कहा जाता स्ट्रिंग कन्वर्जन। पर हम यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे, ये आगे हम पढ़ लेंगे। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, इतना लेंथी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। इससे एक क्लीन वे होता है जिसे एफ स्ट्रिंग कहा जाता, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहा जाता। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल उसे कह दो। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट करूँगा, वापस लिखते हैं माई नेम इज़ नेम एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे ज़ाहिर है इसे अगर वैसे ही प्रिंट करेंगे तो माई नेम इज़ नेम आई एम एज ईयर ओल्ड, तो ये एज का डेटा यहाँ पे नहीं आया, ना ही नेम का डेटा यहाँ पे आया जो वेरिएबल से हमें चाहिए। तो इसके सामने सिर्फ एफ लगा लो, इसको कहा जाता फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और इसमें आपके पास प्लेस होल्डर्स होते, जैसे कि इस नेम को करली ब्रेसेस में बंद कर लो। अच्छा, तो मतलब अगर स्ट्रिंग होगा सामने एफ लगा के दरमियान में करली ब्रेसेस से हम वेरिएबल को कुछ इस तरह से कॉल कर सकते। अब एज को भी कॉल करना है तो यहाँ पे करली ब्रेसेस बन गया आपका पूरा स्ट्रिंग और ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ही और एक मैसेज की तरह ही काम करेगा और इसके बीच में आपके वेरिएबल्स भी आ गए। तो देख लो बिल्कुल ये करेक्ट मैसेज आपके लिए प्रिंट कर रहा है जिस तरह मैसेज हमें चाहिए था। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को एक दफ़ा डिलीट करते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस इक्वल्स टू 50, नेक्स्ट QTY क्वांटिटी इक्वल्स टू 3 और अब यहाँ पे हमें टोटल निकालना है तो टोटल और फिर एफ स्ट्रिंग और नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्राइस इज़। अब टोटल प्राइस क्या बना, तो क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस मल्टीप्लाई बाय QTY।
अब वापस इसे प्रिंट करते तो मतलब ये करली ब्रेसेस में हम कैलकुलेशन भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, इसमें कुछ भी अलाउ होता। अच्छा, अब इसे एक दफ़ा प्रिंट भी करना चाहिए तो प्रिंट टोटल को प्रिंट किया जाए और एक दफ़ा टर्मिनल को क्लीन करके वापस रिजल्ट देखना चाहिए तो देख लो 150 यहाँ पे आंसर निकल के आ चुका है। तो आपने लेंथी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को अवॉइड करना है और जब भी आपने एक बड़ा मैसेज टाइप करना है तो वहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो।